टेक्स्ट बॉक्स सही कर लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट और यहाँ पर टाइप लिखकर हम लिख देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका जो साइज़ होगा वो हम सही कर लेते हैं। फॉन्ट साइज 32px, वेड्थ में थोड़ा सा ज़्यादा कर 30% कर लेते हैं वेड्थ, और हाइट इसकी कर लेते हैं 20%। देख लेते हैं कैसे बना है और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाते हैं, ओपन करते हैं अपनी फाइल को। ठीक है, तो इस तरह से हम विड्थ हाइट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देना इसके, तो बैकग्राउंड कलर दे देना, ऐसे बैकग्राउंड कलर दे देना, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर आप वाइट या कुछ और दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, और कलर दे देते हैं वाइट। ठीक है, और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आगे बढ़ते हैं और ब्राउज़र पे देखते हैं कैसे दिख रहा है हमारा ब्राउज़र। ओपन नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ की वो देख लेते हैं। py.html पे आते हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ ये हुई है कि हमने लिंक नहीं किया है शायद, तो लिंक नहीं कर रखा है। लिंक तो मैं सेव करता हूँ, एक बार फाइल पे जाके सेव कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि लिंक किया है कि नहीं। तो ये आ चुका है, इस तरह से बना है अभी। तो ये जो बॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, ये देखिए कितने बड़े हो गए है ना। तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़े हो गए तो हम छोटा कर लेते हैं, और ST पे आकर यहाँ पर हम 30% ना कर वेड्थ को कम कर देते हैं। तो मैं वेड्थ कर देता हूँ 10%, और हाइट भी हम 10% करके देख लेते हैं। सेव किया और रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखना वेड्थ आपकी थोड़ी कम है, तो वेड्थ में थोड़ा बढ़ा देता हूँ और हाइट भी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो वेड्थ में यहाँ पे कर देता हूँ आपका 40%, और हाइट में थोड़ी सी कम करता हूँ, 5% कर देता हूँ। ठीक है, 5%। सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स बन चुका है। थोड़ा सा स्पेस हमें देना पड़ेगा, तो स्पेसेस हम दे देते हैं। कहाँ से देंगे हम स्पेस, या तो हम यहाँ पे BR लगाएंगे, BR तो मैंने लगा रखा है, पर एक BR और लगाना पड़ेगा, तो एक BR और लगा लेता हूँ। दूसरी चीज़, इसको इक्वल ही करना है हमें, तो इक्वल करने के लिए हम इसमें कैसे यूज़ कर लेते, सेव कर लेते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद इस तरह से बन चुका है। थोड़ा सा आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो एंड NBSP का यूज़ करते हुए हम इसको इक्वल अलाइनमेंट की तरफ ले आएंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे सही से, हम यहाँ पर इसी में एंड NBSP इनपुट करेंगे, जो मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है। तो एंड NBSP तो ऐसे हम लिखेंगे, और यहाँ पर भी एंड NBSP लिख देते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी वाले में, हम हिंदी वाले में स्पेस दे देते हैं एंड NBSP। इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V, और इधर भी हम Ctrl+V, और इधर भी Ctrl+V कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा स्पेस कितना बन रहा है इसमें। तो थोड़ा सा स्पेस मुझे और देना पड़ेगा SST पे और मैश में। ठीक है, हमें इक्वली अरेंज करना है इसको,
तो इक्वली अरेंज करने के लिए हमें स्पेसेस देने होंगे और ठीक है। तो मैं इंग्लिश में भी एंड NBSP एंड NBSP दे देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरह से स्पेस आ चुका है। अभी मुझे इनमें भी स्पेस देना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एंड NBSP कर देता हूँ एक बार, एंड NBSP और सेव कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं इधर और दोबारा रिफ्रेश करते हैं इस चीज़ को। देखो अभी भी स्पेस उतना नहीं है, बराबर नहीं है ये अलाइनमेंट सारी। तो हम क्या करेंगे, हम एक और एंड NBSP दे देते हैं और ऐसे ही हमें सब पे करना होगा। तो हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कितना स्पेस आता है। ये देखिए अभी स्पेस आ चुका है बिल्कुल। अभी भी आपका थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस और देना होगा हमें, तो एक बार और स्पेस दे देते हैं एंड NBSP और देख लेते हैं कितना दूर जाता है और रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो बराबर हो चुका है। अब इसी तरह से हमें मैथ्स वाले में भी स्पेस देना होगा। तो मैं मैथ्स वाले में भी स्पेस दे देता हूँ एंड NBSP और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर से रिफ्रेश करते हैं हम और देखते हैं कितनी दूरी बनाता है। अभी भी देखो स्पेस उतना आ नहीं रहा है, तो हमें और NBSP देना होगा और सेव करना होगा। रिफ्रेश करते हैं फिर से और ये देखिए इस तरह से हम एंड NBSP पे आ चुके हैं। अब इधर से थोड़ा सा हमें देना होगा। तो ये वाला जो डिवाइस में देखो ज़्यादा मार्जिन आ रखा है और हल्का सा भार है, तो ये ठीक लग रहा है। और SST वाले में हम एंड NBSP प्रोवाइड कर लेते हैं एक और। तो एंड NBSP एंड NBSP और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं इस तरह से। अभी भी देखो स्पेस अभी उतना नहीं है, तो हमें फिर से एंड NBSP देना होगा। आप चाहो तो प्री भी लगा सकते हो, प्री से भी स्पेस हमारा कम हो जाता है और आप जब स्पेस देते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अभी भी देखो स्पेस नहीं आ रहा, तो एक एंड NBSP और देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर से रिफ्रेश करता हूँ और हम मार्जिन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंड NBSP बन चुका है। बॉक्स का जो वेड्थ है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मुझे, तो वेड्थ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं st.css में और वेड्थ मैंने 20% कर देता हूँ। सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया तो वेड्थ आप ही कम हो जाएगी। ये देखिए, और कम करना है तो और भी कम कर सकते हो आप, ठीक है। ये जो डिव है आपका, जो डिव हमारा था, हमारे पास कौन सा डिव था हमारे पास, एंट्री वाला। इस डिव के मार्जिन हम थोड़ा दे देते हैं ताकि वो थोड़ा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, तो मैंने क्लास दिया था या मैंने आईडी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हैश लगाकर, हैश एंट्री कर कर हम क्या करते हैं, इसके एक तो वेड्थ दे देते हैं कितना रखना है इसको। तो मुझे इसको, जैसे मेरा जो टोटल वेड्थ है आपका अगर देखा जाए तो 100% है, तो मैं इसको 30% रख देता हूँ। और हाइट हम उतनी रखेंगे जितना मैंने उसकी हाइट ली थी। तो इसकी जो हाइट है वो हम 600 px है तो 600 px से कर देते हैं या 200 px कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन देने के लिए हमें 20 px का मार्जिन दे रहा हूँ मैं, ताकि वो चारों तरफ से 20 px का मार्जिन लेते हुए चले। और रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखोगे थोड़ा सा मार्जिन तो आ गया है, पर ये देखो ये छोटे छोटे हो गए। क्यों हो गए छोटे छोटे? क्योंकि जो मैंने वेड्थ दी थी उसके हिसाब से ही चला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, ऑटो, तो जो हमने बनाया उसके हिसाब से चलेगा। सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ऑटो से क्या होता है कि जितना हमें लिखा होता है उसके हिसाब से वो काम करने लग जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हमें और बड़ा करना पड़ेगा वेड्थ इसकी, तो मैं इसमें 50% ही कर देता हूँ।
मार्जिन कितना दे दिया, हमने मार्जिन दे दिया 20px, और 20px का मार्जिन हमने दे दिया है, और हाइट हमने ऑटो कर दी है। सेव करते हैं, और मैंने जो वेड्थ दी है इस डिव को वो मैंने दी है 50%, तो मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने 50% वेड्थ दी, तो जो हमारा बॉक्स था वो भी बड़ा हो गया यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसको कमी करता हूँ, 30% दे देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं और हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है, जिसमें हमने एंट्री करनी है, इसमें हमने एंट्री करनी है, और एक सबमिट का बटन हमें यहाँ पे बनाना है। तो सबमिट का बटन बनाने के लिए हम जाते हैं अपने HTML पेज पे, और यहाँ पे सबमिट का बटन इसी डिव के अंदर, एंट्री वाले डिव के अंदर हम बना लेते हैं। कैसे बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और ये हमारा बन गया। सेव कर लेते हैं, हम एक रीसेट सबमिट ना लिख के देते हैं क्रिएट चार्ट। ठीक है, तो क्रिएट चार्ट कर लेते हैं, क्रिएट चार्ट, इस तरह से सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो हमारा बटन बन के आ जाएगा। ये हमारा बटन बन के आ रहा है, पर इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि इनपुट टाइप हमें चार्ट में लिखना था, इनपुट टाइप हमें टेक्स्ट लिखना था, और वैल्यू में हमें क्रिएट चार्ट लिखना है। वैल्यू हम लिख देंगे क्रिएट चार्ट। ये देखिए मैं करता हूँ क्रिएट चार्ट, और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करो तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखिए आ गई क्रिएट चार्ट। ठीक है, तो क्रिएट चार्ट नहीं आया क्योंकि मैंने जो वेड्थ दी थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ मैंने, इस पर टेक्स्ट नहीं लिखना, हमें सबमिट लिखना है इसमें, सबमिट, और सेव करना है। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं और हम देखेंगे कि हमारा एक बटन तैयार होके मिल गया है। थोड़ा सा इस बटन का मार्जिन देने के लिए हमें नीचे करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, नीचे यहाँ पर ही इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अब इनपुट टाइप यहाँ पर सबमिट लिख देना, क्या लिख देना, सबमिट। उसके बाद यहाँ पर जो पिक्सल, ठीक है, तो मार्जिन हमें देना होगा इसमें थोड़ा सा, तो मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप से देना है मुझे मार्जिन इसमें, और मैं दे देता हूँ 50px, और सेव कर लेता हूँ। टॉप से मार्जिन का मतलब है जहाँ से ये बना है वहाँ से 50px का मार्जिन आ गया। तो ये देखिए बहुत नीचे आ गया, पर आपको लग रहा है ये बटन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो 10px कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। वेड्थ में 20% दी है, अगर आप कम करना चाहो तो कम कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट चार्ट थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, वेड्थ इसकी 30% कर सकते हो, और सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो थोड़ा सा बढ़ गया है, और अगर हाइट भी बढ़ानी है इसकी आपको, तो हाइट मैंने कितनी दे रखी है 5%, तो आप यहाँ पे 25% कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, आपको इसको, ये देखो बहुत बड़ा हो गया, पर ये अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अब कैसे लगता है इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, हमें आउटलाइन नहीं देनी है, राउंडेड इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे यहाँ पे। देखो आप इससे अच्छा बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको बनाना है। तो बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं इसमें 10px। 10px देने के बाद हमें यहाँ पे आउटलाइन और बॉर्डर ज़ीरो करना है। तो आउटलाइन मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ, ज़ीरो भी कर सकते हो, नन भी कर सकते हो। बॉर्डर भी मैं यहाँ पे आप ज़ीरो कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बॉर्डर भी नहीं आएगा और कोई आउटलाइन भी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बटन बन के तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा सा अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो आप 20 तक, और सेव कर लेता हूँ। क्रिएट चार्ट लिखा हुआ है,
तो ये क्रिएट चार्ट आ गया। ठीक है, तो हमें क्या है इसमें क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे जो कर्सर आ रहा है वो वैसे आ रहा है नॉर्मल वाला, हमें दूसरा कर्सर बनाना है, यहाँ पे नॉर्मल वाला नहीं बनाना। तो दूसरा कर्सर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, कर्सर कर्सर और यहाँ ले देते हैं पॉइंटर। ठीक है, और सेव कर लेते हैं। अब जब मैंने पॉइंटर कर दिया तो यहाँ आप देखोगे पॉइंटर आ जाएगा हमारा कर्सर, ये देखिए इस तरह से। हम जब क्लिक करेंगे तो ये आपका जो चार्ट है इसको यहाँ पे क्रिएट कर देगा, पाई चार्ट को। ठीक है, अब पाई चार्ट को यहाँ पर ले आते हैं, बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने डिव बना रखा है, क्या है डिव का नाम। और इस पाई चार्ट को हम CSS से नहीं बना के हम किससे बनाएंगे, हम इससे बनाने वाले हैं, हम जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ है आप वेड्थ दे सकते हो कि जो ग्राफ है आपका वो कहाँ तक चलेगा। तो मैं यहाँ पे हैश ग्राफ लिख कर इसका वेड्थ और हाइट दे देता हूँ। वेड्थ मैं ले देता हूँ 50%, हाइट भी दे सकते हो आप इसकी, हाइट यहाँ पर मैं दे देता हूँ, या आप पिक्सल में भी दे सकते हो, क्योंकि ये अगर आपको लग रहा है कि पिक्सल में होना चाहिए तो पिक्सल में दे दीजिए। तो मैं वेड्थ दे देता हूँ 400 px और हाइट दे देता हूँ 400 px। उसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हम कर लेते हैं इसका 50%। और इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, कलर भी दे देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं जो बैकग्राउंड कलर रख रहा हूँ यहाँ पे वो ग्रीन रख रहा हूँ, या फिर रेड रख लेता हूँ, या एक्वामाराइन कर देते हैं। ठीक है, एक्वामाराइन भी कर सकते हैं। तो सेव कर लिया हमने और रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपका पाई चार्ट यहाँ पे आ रहा है। अब ये देखो गैप बहुत आ रहा है, तो आप स्पेस बिटवीन किया था मैंने, इस वजह से ऐसे था। अगर आप चाहते कि ये दोनों सेंटर में आ जाएं तो स्पेस बिटवीन ना कर यहाँ पर जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको सेंटर में आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर, इस तरह से सेंटर कर देंगे तो बिल्कुल बीच में आ जाएंगे दोनों चीज़ें। सेंटर सेव किया मैंने और रिफ़्रेश किया तो आप देखोगे ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। देखिए सेंटर में आ चुका है बिल्कुल। तो जैसे मैं क्रिएट चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये आपका यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पाई चार्ट क्रिएट करना होगा। थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं क्योंकि मार्जिन नहीं आ रहा है इसमें, ऊपर से देख रहे हो। तो मार्जिन मैं दे देता हूँ इसी में, यहाँ पे मैंने ज़्यादा एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है। आप यहाँ पे एंटर करें और मार्जिन दे दें। तो मार्जिन मेरे को टॉप से देना है और किसी से नहीं देना है। तो 30 या 50 px का मार्जिन मैं थोड़ा सा दे देता हूँ नीचे की तरफ और सेव कर देता हूँ। यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इस तरह से मार्जिन आ चुका है। ठीक है, आपको इसको बिल्कुल सेंटर में करना है। तो आप यहाँ पर अगर बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हो आप इस पाई चार्ट को, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अलाइंग आइटम्स का इस्तेमाल करना है। तो अलाइंग आइटम जब आप करते हो और उसमें आप लिख देते हो सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गए कॉलम के। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पाई चार्ट हमारा क्रिएट होता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो टेक्स्ट जो है आपके SST, इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम ताकि ये दिखाई दें। तो इसको बड़ा करने के लिए हमारे पास स्पैन टैग का यूज़ होगा। तो मैं यहाँ स्पैन लगा लेता हूँ, ऐसे स्पैन, और इसके बीच में हम लिख देंगे, हमें हिंदी के बीच में लिखना है तो मैं यहाँ पे स्पैन लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मुझे सब पे लिखना है तो यहाँ पे ये क्लिक करें आप ऐसे और ऑल्ट दबाकर आप इसमें जाएंगे। ये देखिए इन सब में आप एक साथ लिख सकते हैं। ये देखिए पर ये पूरे में गड़बड़ होगा तो इसलिए मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं यहीं से आपका यूज़ कर लेता हूँ स्पैन। ठीक है, और इस स्पैन को मैं इसमें ही कर देता हूँ। इसी तरह से साइंस में भी स्पैन लिख देता हूँ मैं, और इस स्पैन को हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इस पे आ जाते हैं।
और इस पे आने के बाद भी हम स्पैन यहाँ पे दे देते हैं, स्पैन ऐसे दे दिया हमने। और SST जहाँ लिखा हुआ है SST, उससे पहले हम यहाँ पर स्पैन को लगा देते हैं। अब इस स्पैन की एक क्लास दे देते हैं, और मुझे क्लास सब में देना है, तो एक रह गया इंग्लिश वाला, तो उसमें भी स्पैन दे देते हैं, उसमें भी हम स्पैन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैन ले दिया हमने, और इंग्लिश के बाद हमें स्पैन को भी क्लोज कर देना है, तो इंग्लिश के बाद भी हम स्पैन को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्लास देनी है, तो ऑल्ट दबाकर हम क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब में एक साथ हो जाएगा। तो क्लास मुझे देनी है यहाँ पे PS, या PS दे रहा हूँ, मतलब पाई सब्जेक्ट। तो अब इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आया था CSS वाली फॉर्म में, क्योंकि मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं क्या करूँगा, .ps करके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे दे दिया है 25px, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 25px दे रहा हूँ। फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा मैं। तो फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, बोल्ड करने के लिए होता है, तो मैं 400 कर रहा हूँ। और फंक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, फंक्शन, और यहाँ पाई का नाम दे देते हैं हम, और इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वेरिएबल a को देंगे, और यहाँ पर हम % लगाएंगे, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू देनी है टेक्स्ट पे या टेक्स्ट फील्ड में, तो हम % का यूज़ करेंगे। और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो बाय ID, और ID क्या थी, S1। पहले वाला जो टेक्स्ट है उसका ID S1 था, इसलिए मैंने S1 लिया है, और डॉट यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया पहला वेरिएबल डिफाइन। अब दूसरे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं B से, और फिर से हम लिख देते हैं %, उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो हमें जो ID है वो बदलनी होगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पर जो ID हम लिखेंगे वो S2 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे var C करके हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ID यहाँ पे S3 लिख देते हैं। इसी तरह से हम नीचे आ जाते हैं, और फिर से हम var D लिख देते हैं, और यहाँ पर इस % को कॉपी कर लेते हैं। तो % को कॉपी कैसे करना देख लेते हैं हम। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर S3 करके S4 कर देंगे। तो S4 करके var D कर दिया हमने, S4 कर दिया। उसके बाद हम var E करते हैं, और फिर से कंट्रोल भी दबाए थे, यहाँ पर S5 कर देते हैं। तो ये सारे जितने भी टेक्स्ट हमें लिए थे उन सब की हमने डिफाइन कर दिए वेरिएबल। अब टोटल करना है हमें, तो टोटल जो होगा आपका वो क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस A2 हो जाएगा। अब पाई चार्ट निकालने के लिए हमें सबकी क्या निकालनी पड़ती है, डिग्री निकालनी पड़ती है। तो अगर मैं डिग्री निकालना चाहता हूँ D1 को, तो कैसे निकालूंगा, जो भी आपका 360 है, 360 जो होता है वो पूरे सर्कल का जो वो होता है एंगल, वो 360 होता है। 360 हम लिखेंगे और इसको इनटू करेंगे, टोटल डिवाइड करेंगे टोटल से। ठीक है, टोटल से डिवाइड कर देना, और उसके बाद इनटू करना है मुझे A से। तो यहाँ पे इसका पहले वाले का डिग्री निकल जाएगा। फिर D2 करते हैं, तो D2 में हमें 360 डिवाइड बाय टोटल, और इनटू किससे करना है, B से। तो इस तरह से हमारी डिग्री निकल के आ जाएगी। अब है D3 में भी हमें क्या करना है, 360 डिवाइड बाय टोटल, और यहाँ पर हमें इनटू कर देना है C। तो ऐसे इनटू हमने कर दिया है। अब D4 ले लेते हैं, D4 में भी हमें यही करना है। ये आपको अगर मिलाओगे आप
इन सारे एंगल को, तो वो टोटल 360 के बराबर होंगे। अगर हो रहे हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है अगर वो टोटल 360 डिग्री नहीं बने तो D5 पे आ जाते हैं और इसमें हम 360 को डिवाइड कर लेते हैं फिर से टोटल मतलब जो इन सबको टोटल करके आया है, और उसके बाद इनको करते हैं E से, तो ये हमारा बन गया इस तरह से। अब होता क्या है कि भाई ये जो एंगल होंगे वो 0 से शुरू होंगे, 0 से लेकर D1 तक जाएगा, फिर D1 से लेकर D1 प्लस D2 तक जाएगा, ठीक है, फिर D2 प्लस, फिर D1 प्लस D2 से लेकर D1 प्लस D2 प्लस D3 तक जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एंगल काम करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक और वेरिएबल यहाँ पे बना देते हैं जिसका नाम है DS1। तो DS1 क्या होगा, DS1 ये होगा कि D1 को प्लस करेगा D2 से, क्योंकि हमें इसको डिग्री में लिखना पड़ेगा। दूसरा होता है DS2 जो होगा वो D1 प्लस D2 प्लस D3 होगा। उसी तरह से DS3 पे आ जाते हैं, तो DS3 में क्या होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 ये हो जाएगा। इसके बाद DS4 पे आ जाते हैं और फिर से हम D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिस पे हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट की जो आईडी थी, जो जिसमें हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जिसमें हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, उस आईडी का नाम क्या था, ग्राफ था। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। तो वेरिएबल मैं F से डिफाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या था, ग्राफ। तो यहाँ ग्राफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इस तरह से मैं इस वेरिएबल को डिफाइन किया। अब मुझे स्टाइल देना है इसमें। तो स्टाइल देने के लिए हम क्या करते हैं, F दबाते हैं, ठीक है। तो F दबाते हैं, डॉट स्टाइल लिख देते हैं, यहाँ पे डॉट बैकग्राउंड लिख देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड लिखने के बाद हम यहाँ कोनिक ग्रेडियंट लेंगे, पर रिपीटिंग वाला कोनिक ग्रेडियंट आपको लेना है। तो यहाँ लिख देना रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट। तो कोनिक यहाँ पर लिख देते हैं और ग्रेडियंट लिख देते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे ग्रेडियंट लिख देंगे। अब यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट लिखा है वो आ चुका है, रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट। और कॉनिक ग्रेडियंट के बाद हम यहाँ पर सारे कलर दे देंगे। तो हमें कहाँ से शुरू करना है वो देना पड़ेगा, फ्रॉम 0 डिग्री से शुरू करना है हमें, और फिर हमें कलर देना यहाँ पे चालू कर देना है, ठीक है। तो 0 डिग्री से शुरू करना है, और सबसे पहले कलर हम दे देंगे ग्रीन। तो मैं ग्रीन लिख देता हूँ, और ग्रीन जो शुरू होगा वो 0 डिग्री से होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस देना पड़ेगा हमें, 0 डिग्री में दे दिया, फिर स्पेस दे देना, ठीक है, फिर प्लस देना, फिर यहाँ पर हमें D1 लिख देना है, ठीक है। D1 मतलब 1 ही डिग्री आएगा, उसमें क्लोज, और फिर से डिग्री लिख देना है, और फिर कॉमा लगाना है। अब मुझे दूसरा कलर देना है, तो मैंने रेड ले लिया। तो रेड लेने के बाद, या येलो ले लिया, जो भी आपको लेना चाहते हो आप, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ये तो हो गया। अब मैं को यहाँ पे येलो लेना है, तो येलो ले लेते हैं, येलो लिख देते हैं और स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और प्लस D1 से शुरू करेंगे हम इसको, और यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे दे देते हैं डिग्री, और फिर स्पेस दे देते हैं, फिर यहाँ प्लस दबाते हैं, D1 प्लस D2 प्लस कोटेशन मार्क, और यहाँ पे DG दे देते हैं। तो यहाँ पे डिग्री हमने दे दिया, D1 डिग्री दे दिया, D1 डिग्री येलो से शुरू करना है तो D1 डिग्री ले लिया, ठीक है। स्पेस दिया, फिर D1 D2 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया येलो का हो गया, कॉमा लगा देना। अब दूसरा कलर देना है, तो हम आ रहे हैं अब रेड पे। तो रेड ले लेते हैं। रेड लेने के बाद फिर से हमें प्लस दबाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिग्री लिखना है। कौन सी डिग्री लिखनी है, D1 प्लस D2। तो हमें इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पहले से D1 D2 की वैल्यू निकाल रखी है। तो यहाँ पे हम DS1 कर देते हैं, DS1 मतलब एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम रेड से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DS1 से शुरू होगा ये, और यहाँ पर कोटेशन मार्क लगा देते हैं और डिग्री लिख देते हैं,
फिर हम स्पेस दे देते हैं, फिर प्लस लगाकर DS2 लिख देना है आपको, ठीक है। फिर प्लस लगाना है और फिर कोटेशन मार्क में डिग्री लिख देना है। ये सारा हो गया। अब कॉमा तो हो गया रेड कलर हमारा दोनों हो गया। अब रेड कलर का हमारा ये हो गया D1 0D1, तो D1 DS1 और DS1 से DS2, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो अब हम रेड लिखने के बाद यहाँ पे ब्लू लिख देते हैं, ब्लू लिख दिया, ठीक है। ठीक है, तो 3 कलर हो चुके हैं हमारे, कौन कौन से, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। अब हम ब्लू पे आ जाते हैं, ब्लू दे दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो हमें लगाना DS2, तो DS2 से शुरू करना है हमें, और यहाँ पर हम डिग्री दे देते हैं, उसके बाद स्पेस दे देना है, और फिर प्लस लगाकर फिर से हमें DS3 को लिख लेना है, ठीक है, DS3, तो DS3 को ले लेना है, और यहाँ पर हमें DG कर लेना है, ठीक है। अब कॉमा लगा लेते हैं, अब ऑरेंज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ऑरेंज लिखने के बाद स्पेस दे देते हैं और प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर हम DS4 लिख देंगे, DS2 तो हो गया था, DS3 लिखेंगे भैया, DS3, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे डिग्री ले लेंगे, उसके बाद स्पेस दे देते हैं और फिर प्लस लगाकर DS4 भी दे देते हैं, ठीक है। प्लस कर दिया और कोटेशन मार्क में फिर से डिग्री देंगे, अब ब्रैकेट को बंद कर देना और सेमी कॉमा लगा देना। तो ये सारा हो चुका है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में जाकर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इस तरह सारे हमारा लग चुका है, हमारा ग्राफ भी बन चुका है, और इस तरह से हमने डिग्री यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो अब हम रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, एक मिनट जाइए, तो रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार हम। रिफ़्रेश हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये रिफ़्रेश करने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जब भी हम कोई नंबर डालेंगे तो पाई चार्ट क्रिएट होता हुआ आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं हम कैसे दिख रहा है पहले तो ये दिख रहा है इस तरह से। अब देखो यहाँ पे हम नंबर इनपुट करने के लिए यहाँ पे नंबर इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने 78 कर दिया, इधर ही मैंने कोई नंबर इनपुट कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, और इधर भी कर दिया, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है। ये देखो पांचों का ग्राफ यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह से हम पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पाई चार्ट में और चीज़ें अगर आपको करनी है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे अगर पाई चार्ट तो बन गया हमारा, पर इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट देना चाहते हो अगर आप, तो आप आ जाओ CSS में, और जो ग्राफ वाला जो हैश है जहाँ पे ग्राफ की कोडिंग कर रखी है, यहाँ पर हम ट्रांजिशन इफेक्ट दे देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं लिखूँ तो थोड़ा सा स्मूथली वो ट्रांजिशन होते हुए आ जाए। तो ट्रांजिशन करते हुए बैकग्राउंड लिखते हुए हम यहाँ पे लीनियर लिख देते हैं, और इसको 2 सेकंड का कर देते हैं, ठीक है। आप 1 सेकंड का भी कर सकते हैं, मैं 2 सेकंड का करता हूँ। उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम फिर से रिफ़्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे। ये देखिए हमारा ब्राउज़र फिर से रिफ़्रेश हो गया, और यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखेंगे अब, और वो स्मूथली होता हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा, एक बार देखते हैं क्या दिक्कत हो गई। आ गया। तो स्मूथली हमने कैसे किया, ये 2 सेकंड में आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 सेकंड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ट्रांजिशन इफेक्ट से क्या होता है कि वो स्मूथली मूव करता है। तो 78, 88 और 90 और 65 और 50, तो ये लिखने के बाद हम जब क्लिक करेंगे तो आपका ग्राफ यहाँ पे स्मूथली होता हुआ दिखेगा, ठीक है। हम इसमें कोई भी वैल्यू कम करेंगे तो ये उस हिसाब से चलने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 4 वैल्यू का दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो भी वैल्यू हम कम करेंगे उसके हिसाब से वो उसको एंटर करते हुए दिखाएगा,
ठीक है। जैसे मैंने एक वैल्यू एंटर की है तो मैंने एक वैल्यू का अगर बनाया तो एक वैल्यू का ही बन के तैयार होगा, पर वो नहीं हो रहा क्योंकि हमने सबको टोटल करके बताया है, ठीक है। इसलिए या तो उसमें अगर ज़ीरो होगा तो उस हिसाब से फिर वो काम करेगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि मैंने इंटीजर में इसको चेंज कर दिया।